कि प्रदेश की सरकार ने फैसला किया है कि 1500 करोड़ रुपए का कर्ज उन्होंने लेना है। पहले वो 400 करोड़ का कर्ज लेंगे जिसकी नोटिफिकेशन हो गई है, फिर वो 500 करोड़ रुपए का कर्ज लेंगे उसकी भी नोटिफिकेशन हो गई है, और फिर बाद में जो रिमेनिंग अमाउंट है वो थर्ड उसमें उन्होंने कर्ज उठाना है। मेरा ये निवेदन है कि आज अगर हम देखें, हम नज़र दौड़ाएं, पीछे की तरफ को भी देखें, आगे को भी देखें, तो आपको मैं, क्योंकि आप इम्पोर्टेंट स्तंभ है प्रजातंत्र के, इसलिए मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि पिछले जब विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने, कुछ दिल्ली से नेता आए थे उन्होंने भी, और जो प्रदेश के नेता थे उन्होंने इस बात को उठाया था कि वीरभद्र सिंह जी ने प्रदेश को कर्जों में डुबो दिया। उसमें जो आंकड़े दिए जाते थे कि 35,000 करोड़ रुपए का कर्ज जो है वो प्रदेश के ऊपर है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि वो जो कर्ज है वो कर्ज केवल वीरभद्र सिंह के समय का नहीं था। प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री जो है वो धूमल साहब रहे, उनके समय के कर्ज भी थे। एक बार शांता कुमार जी रहे थे, काम चलाने के लिए उनके समय में भी कर्ज लिया गया था। लेकिन वो सारा इकट्ठा करके ये कहा गया चुनाव के समय में कि प्रदेश को कर्जों में अगर डुबाया है तो वीरभद्र सिंह और प्रदेश की कांग्रेस ने सरकार जो थी उन्होंने डुबाया है। मित्रों, अगर आप देखेंगे, हमने विधानसभा में भी ये मसले उठाए और बाहर भी लोगों के सामने ये बात रखी है। लेकिन आज क्योंकि 3 कर्जे लेने के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन करी है, उस नोटिफिकेशन के बाद जो परिस्थिति पैदा हुई है मैं वो आप लोगों के माध्यम से प्रदेश के लोगों को बताना चाहूँगा। 35,000 करोड़ अगर सरकारों ने लिए, पहले की सरकारों ने, तो वो काम चलाने के लिए और प्रदेश में जो चहुमुखी विकास करना है उसके लिए पैसा लिया गया है। लेकिन मैं 5 साल जो सरकार 5 साल होने वाले हैं, अगर उस सरकार से मैं ये पूछना चाहूँगा कि आज की तारीख में 70,000 करोड़ के कर्ज तो पहले ही हो गए, और अभी जो दूसरे लेने हैं कर्ज, अब वो किश्तों में लेने हैं, वो कर्ज अलग से है। और इन सबको अगर इकट्ठा किया जाए तो प्रदेश का जो कर्ज है वो 71,000 करोड़ हो जाएगा। अब इसको अगर हम देखें तो आप ये लगा लें कि पहले की सरकारों ने 35,000 करोड़ रुपए कर्ज लिया था, और ये 5 सालों के अंदर अगर आप देखें, इसको आप 2017 बनाम 2022 कर लो, ये 71,000 करोड़ का कर्ज हो गया है। मैं आज की सरकार से ये पूछना चाहूँगा कि ये जो कर्ज आपने लिया है, आपके पास तो सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह देने के लिए भी पैसा नहीं है। अगर आपने उनके जो आपने वायदा किया है कि कुछ चुनावी वर्ष है, कुछ कर्मचारियों से, यूनियन से आपने जो मीटिंग्स करी और जो बोझ आगे पड़ने वाला है, जो देय राशि होगी वो कहीं ज़्यादा होगी। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि चुनावी वर्ष में ये जो दौड़ कुदाई हो रही है ये और भी प्रदेश को कर्जे में लेकर जाएगी। अभी कहा जा रहा है कि ये सर्वांगीण विकास के ऊपर पैसा लग रहा है, पर मैं ये कहना चाहूँगा, मैं मुख्यमंत्री जी, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री है, फाइनेंस डिपार्टमेंट उनके पास है, मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि आपके जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है जिन्होंने कहा कि ये पैसा जो है ये सर्वांगीण विकास के ऊपर जाएगा, लेकिन आपको तो कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं है। फिर कहने की बात तो यह है कि जो डबल इंजन सरकार है, अब जब आपने डबल इंजन सरकार की बात करी, आपने प्रदेश पे कर्जों की बात चुनाव के समय में करी थी, तो आज ये मैं पूछना चाहूँगा कि प्रदेश की सरकार ये बताएं कि ये जो आपने कर्जे, पहले की सरकारों ने जो कर्जे लिए थे वो 35,000 करोड़ के थे, आज की तारीख में 71,000 करोड़ से ज़्यादा कर्जे हो गए, कुछ और भी लेंगे ये अभी कर्जे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये अगर देखा जाए तो ये थोड़े शब्दों में मैं कहूँगा 2017 बनाम 2022 ये ऐसी परिस्थिति है जिसने प्रदेश को कर्जों के नीचे डुबोया। और जब चुनावों में लोगों के पास गए थे तो उसमें कहा था कि केंद्र सरकार हमारी है, इसलिए ये डबल इंजन की सरकार जो है ये सोर्सेज को भी मोबिलाइज करेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रदेश को पैसा आएगा। लेकिन आज सोचने की बात है कि जिस पार्टी ने कहा कि हम प्रदेश को कर्ज मुक्त करेंगे, कर्जों के ऊपर प्रदेश नहीं चलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा लेंगे,
ये बात कहाँ तक सच है? अब आपको और कर्जे लेने पड़ रहे हैं। 5 सालों में आपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और दुगने के बराबर आप चलेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, तो ये सोचने की आवश्यकता है कि आज कारण क्या है कि जब जैसे जैसे चुनाव आ रहे हैं वैसे वैसे आपके जो है वो हिसाब किताब उल्टा होता जा रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, यहाँ पे अगर आप देखें तो JJM का जो है वो काम चला है। मैंने पहले भी निवेदन किया था, ये जो JJM का काम है, और डिपार्टमेंट का नाम भी तो IPH होता था, वो भी बदल के JJM कर दिया। विधानसभा के अंदर और बाहर मुख्यमंत्री जी और डिपार्टमेंट के जो मंत्री हैं उन्होंने कहा कि हमारे को इतना पैसा मिला है कि हमारे से खर्च नहीं हो रहा है। ये जो JJM का पैसा मिला है साथियों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये JJM का ठेकेदार कौन है? हिमाचल प्रदेश में 2 ही कंपनियाँ हैं, एक चंडीगढ़ बेस है और एक लुधियाना बेस है, और उसका जो सारा जो ठेके हैं वो उन 2 कंपनियों को दिए जा रहे हैं। तीसरी कंपनी भी शामिल हुई, वो कोई मंडी से कोई नामधारी हैं उनको जोड़ा है, लेकिन ऑल आर सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस। अब जो रेट दिए जा रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहूँगा, उनको जो रेट मिल रहे हैं, काम हो रहा है जो काम हो रहा है वो 2 रुपये 60 पैसे पे हो रहा है, और वहाँ पे वो जो कंपनी है उसको दे रहे हैं 8 रुपये 40 पैसे आप, और आगे जो काम करने वाले हैं उनको मिल रहा है 2 रुपये 60 पैसे। इतना बड़ा अंतर है ये। और फिर कह रहे हैं कि JJM का पैसा भारत सरकार ने दिया है, हमने तो पानी के नल के जो है वो घर घर में लगाने हैं। लेकिन प्रश्न ये पैदा होता है कि आपके पास सोर्स मोबिलाइजेशन कहाँ है? पानी कहाँ से लोगे आप? स्कीमें वो हैं जो पुरानी सरकार ने कांग्रेस पार्टी के शासन में वीरभद्र सिंह जी ने बनाई थी, या मैं कहूँगा दूसरी सरकारें भी उन्होंने भी काम किया होगा। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए, प्रदेश के अंदर आज जब आप घर घर को नलका देना चाह रहे हैं, तो उस नलके से मुझे ये बता दें कि उसमें पानी कहाँ से आएगा। और ये भी मैं कहूँगा शायद हिंदुस्तान में ये पहला एक राज्य है जहाँ पे पाइपें खरीदने के लिए ठेकेदारों को एडवांस में 30-30 करोड़ रुपए दे दिया गया। ये मैं कहूँगा ये कौन सा तरीका है कि जो आपके पास पैसा दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आया, JJM के माध्यम से पैसा आया, उस पैसे को आपने जो खर्च किया वो आपने ठेकेदारों को एडवांस में पाइप खरीदने के लिए जो आपने पैसा दे दिया, जो कभी भी मैं कहूँगा हिंदुस्तान में कभी हुआ नहीं होगा। और यहाँ पे जो JJM का पैसा है, मैं ये कहूँगा जहाँ पे आधा इंच पाइप लगनी वहाँ पे 1.25 इंच पाइप लग रही है। एक कनेक्शन को एक इंच डाई की पाइप भी लग रही है। लेकिन यह है कि कौन अपना है कौन पराया है, राजनीतिक आधार पर बंटवारा हो रहा है। ये मैं कहूँगा इसमें आप ये देखें, मैं इसलिए इसको जोड़ रहा हूँ। मैं देख रहा था सारा, मैंने पूछा 2 कंपनियों को ये बोर्ड लगाने का काम पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट ने दिया है, और ये 2 कंपनियां जो हैं, ये जितने भी सड़कों के किनारे पे जो आपका मोड़ हैं उनके ऊपर अब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का फोटो और जो बोर्ड लगे हैं और जो फ्लैक्स लगे हैं उसका साइज है 20 बाई 20 फुट का, 10 बाई 15 फुट का। आप आसानी से आप देख लेंगे, शिमला में भी लगे हैं ये बोर्ड। और अगर आप देखें तो मैंने उनसे पूछा है जो लगाने वाले हैं कि एक बोर्ड का, मैंने तो पूछा कि चुनाव आ रहे हैं, हमने भी काम करवाना, भी रेट क्या है इसका? तो उन्होंने कहा जी 20,000 तो एक बोर्ड का है जो 20 बाई 20 फुट का है, न 20 बाई 15 फुट का है। जो 20 बाई 20 फुट का है उसके 5,000 रुपये और है इसके, फिर लेबर का पैसा भी है। अगर इस सारे को इकट्ठा कर लिया जाए, ये कोई 70 करोड़ रुपए बनता है जो बोर्ड लगे सड़कों के किनारे पे। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि आप जो है वो सारा कुल मिला के 70 करोड़ 75 करोड़ जो है बोर्ड लगाने के लिए खर्च कर रहे हैं, तो फिर आप कर्ज क्यों ले रहे हैं जो आपके पास पैसा है? अगर आपने पब्लिसिटी के ऊपर, क्योंकि चुनाव के समय में आप पब्लिसिटी कर रहे हैं और वो भी सरकारी खजाने से कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप 1500 करोड़ रुपए का कर्जा अभी इस महीने ले रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये क्या जस्टिफिकेशन है कि हिमाचल प्रदेश के लोगों को आप मूर्ख क्यों बना रहे हैं? और फिर दूसरी तरफ से आसानी से बोल देते हैं कि बस ये तो डबल इंजन सरकार है, डबल इंजन की सरकार जो है वो लोगों को परेशान नहीं करेगी। आज अगर देखा जाए, किसान परेशान है, आज परेशान है हमारा बागवान, उनको पैसा नहीं मिल रहा है। पिछले साल का जो नुकसान हुआ था, कहते हैं हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक धेला भी प्रदेश को नहीं दिया है। 2-3 बार प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आए, और मैं कहूँगा ये डबल इंजन की सरकार, कारण क्या है? इंजन जो है वो ये क्यों खराब हो गया है? खराब क्या हो गया? खराब इंजन लगे हुए हैं, और वो इंजन जो है आपको रोशनी थोड़ी देंगे, आपको ताकत नहीं देंगे। और आज चुनाव का जब समय आया है, अब बड़ी बड़ी रैलियां जो है, मुझे मालूम है क्योंकि 3-1 महीने पहले जो है वो कोड लग जाना चाहिए, लेकिन अभी की इनकी जो स्कीम है अब ये है कि जब तक वो प्रधानमंत्री और जो गडकरी साहब या दूसरे मंत्री यहाँ पे नहीं आ गए, उन्होंने रैलियां बड़ी बड़ी नहीं कर दी सरकारी खजाने के ऊपर चूना लगा के, तब तक जो है ये सारी चीज़ों को ये नहीं कर पाएंगे। और यही कारण है कि अब प्रधानमंत्री जी को
बिलासपुर में जो हमारा एम्स का काम चला है, अब उसके उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री जी को लाएंगे और उनके टूर होने के बाद तुरंत फिर ये लगा देंगे कि अब इलेक्शन कोड लग गया, चुनाव की घोषणा हो गई। और मैं ये कहना चाहूंगा कि पिछली बार भी ऐसा हुआ था। प्रधानमंत्री जी बिलासपुर में आए थे और हमारा एक कहलूर स्टेडियम है, उसमें उन्होंने 12-14 जो है वो फाउंडेशन स्टोन रख दिए। उसमें जो है वो एम्स का काम भी था, लेकिन 2 सालों तक वो काम नहीं हुआ। चुनाव के बाद 2 सालों तक काम नहीं हुआ और कहने लगे कि ये जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है उसके अंतर्गत हमारे को अभी परमिशन नहीं मिली है। और आज की तारीख में मैं कहूँगा बहुत सारा काम अभी एम्स का जो है बचा है, बिल्डिंगें पूरी नहीं है, वहाँ पे ज़मीन का जो काम और बचा है वो नहीं है, मशीनें अभी तक नहीं आई है। और प्रधानमंत्री जी अधूरे एम्स का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं, इस बहाने से आ रहे हैं ताकि लोगों को मूर्ख न बनाया जाए, क्योंकि एम्स मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है। पिछली बार भी ताकत लगाई थी, 2 पंचायतें मेरी इकट्ठी है वहीं पे जहाँ पे ये एम्स बन रहा है। मैं तो वीरभद्र सिंह का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि इट वॉज फॉर द स्टेट गवर्नमेंट टू डिसाइड के ये सेंट्रल जो यूनिट है कहाँ जाएंगे। और हिमाचल सरकार ने फैसला किया कि एम्स बिलासपुर में खुलेगा और वो कोठीपुरा में मेरे चुनाव क्षेत्र में खुला था। और जगह देने के लिए भी लोग तैयार नहीं थे। या तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आता था, लेकिन वहाँ पे हमने पशुपालन विभाग की जगह थी, वो उसको जो है ना दिया। और आज की तारीख में जो काम चला है, मैं कहना चाहूँगा उस काम को अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री चुनाव से पहले उसका उद्घाटन नहीं कर सकते। लेकिन अगर मान लो अधूरे उद्घाटन करने हों तो मैं कहूँगा फिर तो कोई भगवान ही बचाने वाला है। फिर तो जो है ना मैं कहूँगा कि चुनाव आए। अब पहले जो है ना गडकरी साहब ने 69 नेशनल हाईवे दिए थे, और मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा उन्होंने कहा था कि आई हैव सेक्शनड 75,000 करोड़ रुपीज़ फॉर दीज ऑल नेशनल हाईवेज। लेकिन कितने नेशनल हाईवे बने? अब कोई कह रहे हैं कि नहीं जी अब तो उड़न खटोले भी लगेंगे, अब चुनाव के समय में उड़न खटोले भी लगा देंगे। लेकिन जो इन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में लिखा था, क्या उसको पूरा किया है? क्या सड़कों के बारे में, जो टनल्स लगाने के बारे में, पीछे तो एक लेटर और निकाल दिया भाई एमएलए जो है वो अपने उससे टनल भी निकाल सकते हैं। वो लोग कहाँ निकली टनल? एमएलए को के पास पैसा कितना है कि वो टनल निकाल दे, बजट में डाल दे। वो बजट जो है वो मिलता है, कब काम होगा, ये सारी बातें जो है वो देखने की है। इसलिए मैंने कहा कि ये आज चुनाव के समय में सरकारी खजाने के ऊपर ये सारी कैंची चली है। और मैं आज ये भी कहना चाहूँगा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि आप बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं, लेकिन आधार में कुछ नहीं है। आपका एक आदमी पूर्व को जाता है, दूसरा आदमी पश्चिम को जाता है। मंत्रियों को यही पता नहीं है कि उन्होंने क्या बोलना है, क्या करना है, और सारी बातें जो है वो मुख्यमंत्री के ऊपर, फिर मुख्यमंत्री अपने टूर रखते हैं। और उन टूर्स में भी मैं ये कहना चाहूँगा कि उन स्कीमों का उद्घाटन करके, जिन स्कीमों का उद्घाटन धूमल साहब ने किया हुआ था, 2 बार उद्घाटन हो गए। या तो ये है कि इंटरनल धूमल के जो अवशेष बचे हुए हैं वहाँ पे उनको ख़त्म करना है। अब उन जगहों के ऊपर जयराम जी के जो है वो फोटो लग रहे हैं उनके नाम की जो है वो आज की तारीख में जो है उनके नाम की जो है वो जो शिलाएं लग रही हैं। तो इस प्रकार से मैं कहना चाहूँगा। और 1-2 इशू और